जलियांवाला बाग हत्याकांड एक काला अध्याय, कांग्रेस की विफलता। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास अंग्रेजी शासन के अत्याचारों की कई काली घटनाओं से भरा है। इनमें सबसे दर्दनाक और क्रूर हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई हत्याकांड है। इस घटना में ब्रिटिश जनरल डायर ने निहत्थे और निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चलवाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। यह नरसंहार भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक है। इस निबंध में जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि, घटनाक्रम, दोषी, परिणाम और उस समय की कांग्रेस की भूमिका और विफलता का विश्लेषण करेंगे। मुख्य निबंध। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1919 में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था। प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 के बाद भारतीयों में स्वराज की मांग तेज हो गई। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1918 में भारतीयों को निराश किया गया, क्योंकि स्वराज की अपेक्षा में बहुत कम था। इसी बीच रोलेट एक्ट 1919 पारित हुआ, जिसे काला कानून बताया गया। यह एक्ट भारतीय ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भारतीय को गिरफ्तार करने की शक्ति देता था। इस एक्ट के विरोध में पूरे देश में आक्रोश फैल गया। पंजाब विशेष रूप से असंतुष्ट था। यहाँ युद्ध के दौरान कई भारतीय सैनिक मारे गए और ब्रिटिश सरकार के प्रति गहरा असंतोष था, गहरा रोष था। डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू जैसे नेताओं ने इस विरोध को संगठित किया। ब्रिटिश प्रशासन ने इन नेताओं को गिरफ्तार कर दिया, जिससे लोगों में और गुस्सा बढ़ गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड का घटनाक्रम। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व था। पंजाबी में बैसाखी का बहुत महत्व है। हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। एक बहुत बड़ा खुला मैदान था। इसके चारों ओर इमारतें थी। बीच में संकरी गली में प्रवेश होता था। लोग शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। कुछ लोग बैठे थे, कुछ खड़े थे। महिला और बच्चे भी थे। कई लोग बैसाखी के मेले में आए तो रास्ते में सभा में शामिल हो गए। इसी समय ब्रिटिश सेना का जनरल रेजिनोल्ड एडवर्ड हैरी डायर जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल था, जबरदस्ती उसको ब्रिगेडियर बना दिया गया, मेजर जनरल बना दिया गया। झूठा पद देकर उसको ये कांड करवाया गया और उसने भी हाँ भर दी। यानी कि जो व्यक्ति जिस लेवल का नहीं है वो उस काम को करने के लिए तत्पर है, इसका मतलब कितना बड़ा क्रूर होगा। डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोरखा सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर सभी प्रवेश द्वारों पर सैनिक तैनात कर दिए। एकमात्र निकास द्वार भी बंद कर दिया। फिर उसने अपने आप को सैनिकों का हथियार बंद कर नियति भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। गोलीबारी तब तक जारी रही जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। लोग भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन चारों ओर से गोलियां बरस रही थी। कई लोगों को कुएं में छलांग लगा दी, कुछ दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की। कुछ गोलियां खत्म होने के बाद डायर अपने सैनिकों के साथ वहां चला गया, बिना किसी घायल की सहायता किए। हत्याकांड के मालिक और दोषी। जनरल डायर इस हत्याकांड में प्रत्यक्ष दोषी है। उसने स्वयं स्वीकार किया, जानबूझकर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसका उद्देश्य प्रभाव पैदा करना था, ऐसा डर पैदा करना जो पंजाब में ब्रिटिश शासन को बचा सके। डायर के बाद हंटर आयोग ने सामने का सैन्य आवश्यकता के तहत कदम उठाए, लेकिन स्पष्ट सभा शांतिपूर्ण और हथियार नहीं थे। अप्रत्यक्ष दोषी। ब्रिटिश सरकार और प्रशासन। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की मुख्य जिम्मेदार थी। रोलेट एक्ट जैसे काले कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लगाने से डायर जैसे क्रूर अधिकारियों को शक्ति देने के लिए ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ऑफ पंजाब माइकल ओ डायर ने कार्रवाई का समर्थन किया। इसे आवश्यक बताया। हंटर आयोग ने डायर की निंदा की, लेकिन ब्रिटिश संसद सरकार ने उसे बचाया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर के समर्थन में वोट हुए। ब्रिटिश सरकार डायर को केवल अयोग्य घोषित किया, सेवानिवृत्त कर दिया, लेकिन कई कठोर दंड नहीं दिया। यह ब्रिटिश न्याय प्रणाली की विफलता थी। मैग्ना कार्टा है अमेरिका, उसका ब्रिटेन से हमने उधार लिया, ये उसकी सच्चाई है। मैग्ना कार्टा है ये। हत्याकांड के परिणाम। जान माल को नुकसान। आपराधिक आंकड़े 379 मृतकों को बताते हैं। वास्तविक संख्या 1000 से अधिक मानी जाती है। हजारों लोग घायल हुए। पंजाब में दमन। हत्याकांड के बाद ब्रिटिश शासन पंजाब में कठोर दमन किया, क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया, जिससे लोगों को सड़कों पर रेंगना पड़ता था। हवाई जहाज से गोलियां चलवाई गई। राष्ट्रीय को पूरे देश में गुस्सा फैल गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्रूरता कि इस हद को नाइटहुड की अपनी उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने सरकार से मिले सम्मान वापस दिए। स्वतंत्रता आंदोलन तेजी। यह घटना भारतीयों को ब्रिटिश शासन की क्रूरता का एहसास कराने वाली बनी। लोगों ने स्वतंत्रता की लालसा बढ़ी। गांधी जी का असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसका मुख्य कारण जलियांवाला बाग था। भगत सिंह और क्रांतिकारी आंदोलन। युवा क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इस घटना प्रेरित होकर उधम सिंह ने 1940 माइकल और डायर की हत्या का इसका बदला लिया। खिलाफत आंदोलन। मुस्लिम समुदाय भी इस घटना से आहत हुआ और खिलाफत आंदोलन में शामिल हुआ। सामूहिक नरसंहार। मास इतनी प्रकृति।
जलियांवाला बाग की सामूहिक नरसंहार जेनोसाइड की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि लक्षित नियत तत्वों जानबूझ मारा गया, बड़ी संख्या में लोग मारे गए, जनोडायक प्रभाव पैदा करना, विशेष समुदाय भारतीयों को डराना चाहिए। ऐसे अनेक लक्ष्य सभा में महिलाएं और बच्चे बुजुर्ग थे जो कोई हथियार नहीं रखते। हालांकि कुछ इतिहास नरसंहार कहते हैं, न कि जनसंहार जेनोसाइड, क्योंकि इस एकल घटना थी जिसे पूरे समुदाय को खत्म करने की योजना नहीं बनी, लेकिन क्रूरता और बर्बरता निस्संदेह सामूहिक हत्या थी। उस समय की कांग्रेस की विफलता, द फेलियर ऑफ मीन टाइम ऑफ कांग्रेस जलियांवाला बाग हत्याकांड में कांग्रेस की भूमिका और विफलता महत्वपूर्ण विश्लेषण। कांग्रेस का 1900 में कांग्रेस का नेतृत्व अपरिपक्वता। गांधी जी अभी कांग्रेस में पूरी तरह स्थापित नहीं हुए। लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, क्रांतिकारी नेताओं की कमी खली, कांग्रेस के मध्यम मॉडरेट नेताओं की हिम्मत की कमी थी, असहयोग आंदोलन की देरी। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद कोई बड़ा आंदोलन चलाया, सत्याग्रह का प्रयोग किया, लेकिन हिंसा हुई तो उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। यह उनकी रणनीति विफलता थी। वे हिंसा से डरते थे, इसलिए क्रांतिकारी कदम नहीं उठा सके। खिलाफत आंदोलन से गठबंधन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को जोड़ा, एक रणनीतिक गलती थी। यह धार्मिक रंग ले लिया, बाद में हिंदू मुस्लिम विभाजन का कारण बना। गांधी जी ने धर्मनिरपेक्ष नाम में धार्मिक राजनीति की, जो आगे जाके विफल रही। चोरा चोरी की विफलता, चोरा चोरी की घटना और विफलता। 1922 में चोरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया। यह कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता थी। जब आंदोलन चरम पर था तब उसे रोक दिया। इससे क्रांतिकारी युवाओं का विश्वास टूटा। मुस्लिम सांप्रदायिकता की विफलता, कांग्रेस हिंदी मुस्लिम एकता नहीं बना सकी। खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम कांग्रेस के साथ थे, लेकिन खिलाफत आंदोलन विफल हुआ तो मुस्लिम लीग मजबूत हुई। कांग्रेस की मध्यम नीति दोनों समुदायों संतुष्ट नहीं कर सकी। आर्थिक, कांग्रेस ने ब्रिटिश वस्तुओं के व्यापार की बात, लेकिन एक व्यापक स्तर सफल नहीं बना सकी। भारतीय उद्योगपति अभी ब्रिटिश सरकार से डरते थे। कांग्रेस ने कोई वैकल्पिक आर्थिक नीति नहीं बनाई। ब्रिटिश सरकार से समझौता, 19 में गांधी ने वायसराय से मिलने की कोशिश की। यह मध्यम नीति के प्रतीक थे। कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से डरती थी, सीधी टक्कर नहीं ले सकती थी। जलियांवाला बाग के बाद कांग्रेस ने कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया। युवा क्रांतिकारियों की अनदेखी, कांग्रेस ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा क्रांतिकारियों को अपनाने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने इनकी हिंसक विधियों की निंदा की। यह सबसे बड़ी विफलता, जिसे युवा ऊर्जा को कांग्रेस ने बर्बाद किया। महिला भागीदारों की कमी, जलियांवाला बाग में महिलाएं भी मारी गई, लेकिन कांग्रेस ने महिलाओं की भागीदारी आंदोलन में पर्याप्त स्थान नहीं दिया। सरोजिनी नायडू जैसे महिला नेताओं को तो स्थान मिला, लेकिन आम महिलाओं की भागीदारी सीमित रही। किसान आंदोलन की अनदेखी, पंजाब किसान इस हत्याकांड में सबसे अधिक प्रभावित हुए, लेकिन इस कांग्रेस ने किसानों की मांगों को प्राथमिकता नहीं दी। किसान आंदोलन को अलग से संगठित नहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी, कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ पर्याप्त प्रचार नहीं किया। अमेरिका और यूरोप में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी कम थी। विंस्टन चर्चिल से ब्रिटिश नेता दायर का समर्थन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस इसका प्रभावी जवाब नहीं दे सकी। सांप्रदायिक राजनीति की विफलता, कांग्रेस ने सांप्रदायिक राजनीति विरोध में पूरी तरह विफल रही। मुस्लिम लीग का उदय, हिंदू महासभा सक्रियता दोनों कांग्रेस की विफलता के प्रतीक है। जलियांवाला बाग में कांग्रेस एकता नहीं बना सकी। आंदोलन की अस्पष्ट नीति, कांग्रेस की रणनीति सत्याग्रह और असहयोग पर आधारित थी, लेकिन रणनीति अस्पष्ट थी। कब हिंसा छोड़नी है, कब आंदोलन वापस लेना है, इस पर कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। गांधी जी ने अचानक निर्णयों से कार्यकर्ताओं में भ्रम बना रहता। ब्रिटिश नीति का मुकाबला, ब्रिटिश सरकार ने प्रेसिडेंस उदाहरण की नीति अपनाई। जलियांवाला बाग एक चेतावनी थी। कांग्रेस इस नीति का मुकाबला नहीं कर सकी। ब्रिटिश सरकार ने डायर को बचाया, कांग्रेस विरोध करने में असमर्थ रही। पंजाब के अंत की कांग्रेस का मुख्य केंद्र बंगाल और मुंबई था। पंजाब का पर्याप्त महत्व नहीं है। जलियांवाला बाग में भी पंजाब में कांग्रेस की संगठनात्मक शक्ति कमजोर रही। अंग्रेजी शिक्षित वर्ग की सीमित था। कांग्रेस मुख्य में अंग्रेजी शिक्षित उच्च वर्ग की पार्टी थी। आम जनता से उसका संपर्क सीमित था। जलियांवाला बाग में मारे गए अधिकतर लोग आम किसान मजदूर थे। कांग्रेस से उनका कोई संबंध नहीं था।